हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 डिस्कस करूंगा विच इज कनेक्टेड टू बोरिंग कॉस्ट और ये इंटर सीए के लिए एप्लीकेबल है। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 बोरिंग कॉस्ट, इसमें हमें मेन क्या डिस्कस करना है। सपोज अगर मैं कोई एसेट को बना रहा हूं, सपोज मैं कोई एसेट को अगर स्टार्ट कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं किसी एसेट का, और उसके लिए मैंने लोन लिया है एसेट को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, एसेट को बनाने के लिए अगर मैं लोन ले रहा हूं और उस लोन पे मैं ऑब्वियसली इंटरेस्ट पे करूंगा, तो वो जो इंटरेस्ट है उस इंटरेस्ट का क्या होगा? क्या वो कैपिटलाइज होगा, मतलब असेट में ऐड होगा, कि क्या वो पीएल में जाएगा? तो वो चीज हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 में डिस्कस करना है। तो देखो, सपोज मेरा एसेट इस पीरियड में यहां पे रेडी हो गया, यहां पे रेडी हो गया, तो ये जो इंटरेस्ट है, मतलब वंस इट इज रेडी फॉर यूज, एक बार मेरा एसेट रेडी हो गया, तो उसके बाद का जो इंटरेस्ट होता है, रेडी होने के बाद का जो इंटरेस्ट होता है, वो तो डेफिनेटली पीएनएल में जाता है, उसमें कोई ऑप्शन नहीं है, वो पीएनएल में जाएगा। लेकिन एसेट रेडी होने के पहले का जो इंटरेस्ट है, मेरा जो लोन डेट से रेडी होने तक का जो इंटरेस्ट है, उसका क्या करना है? क्या वो इंटरेस्ट कैपिटलाइज होगा, क्या वो इंटरेस्ट पीएनएल में जाएगा, वो डिस्कस करना है। तो वो क्या होता है, उसमें सिंपल दो बातें हैं कि अगर वो क्वालिफाइंग एसेट है, जो जिस एसेट के लिए मैंने लोन लिया है, अगर वो एसेट क्वालिफाइंग एसेट है तो इंटरेस्ट कैपिटलाइज होगा। लेकिन इफ इट इज नॉट अ क्वालिफाइंग एसेट, अगर वो क्वालिफाइंग एसेट नहीं है, तो उसका इंटरेस्ट पीएनएल में जाएगा। तो ये क्वालिफाइंग एसेट क्या होता है, एक बार समझ लेते हैं। क्वालिफाइंग एसेट वो होता है कि विच टेक्स सब्सटैंशियल पीरियड ऑफ टाइम फॉर कंस्ट्रक्शन, मतलब जो कंस्ट्रक्ट होने में सब्सटैंशियल पीरियड लेगा, ये जो पीरियड होगा एसेट को रेडी होने में, वो सब्सटैंशियल होना चाहिए। सब्सटैंशियल का मतलब नॉर्मली होता है मोर देन 12 मंथ्स। एक ऐसा एसेट जो कंस्ट्रक्ट होने में 12 मंथ से ज्यादा टाइम लेगा, उसको हम बोलते हैं सब्सटैंशियल सब्सटैंशियल पीरियड। अगर वो सब्सटैंशियल पीरियड लेगा, तो तो उसे क्वालिफाइंग एसेट बोलते हैं। तो उस पे जो भी इंटरेस्ट होगा, उस लोन पे जो इंटरेस्ट होगा, जो एसेट बनाने के लिए मैंने लोन लिया है, उस लोन पे जो इंटरेस्ट होगा वो एसेट में ऐड करेंगे, अगर वो क्वालिफाइंग एसेट है तो। एंड इफ इट इज नॉट अ क्वालिफाइंग एसेट, तो वो पीएनएल में जाएगा। बट वंस द एसेट इज रेडी फॉर यूज, एक बार रेडी हो गया, तो उसके बाद का जो भी इंटरेस्ट है, उसके बाद का जो भी इंटरेस्ट है, वो ऑलवेज पीएनएल में जाएगा। ओके, तो मैंने ये क्या बताया कि एसेट रेडी होने के पहले का इंटरेस्ट क्या होगा? अगर वो क्वालिफाइंग एसेट है तो वो कैपिटलाइज होगा, क्वालिफाइंग एसेट नहीं है तो कैपिटलाइज नहीं होगा। और वो कैसे पता चलेगा कि एसेट क्वालिफाइंग एसेट है क्या नहीं है? अगर एसेट को रेडी होने में सब्सटैंशियल पीरियड लग रहा है, सब्सटैंशियल टाइम, सब्सटैंशियल पीरियड मतलब मोर देन 12 मंथ्स, तो अगर 12 मंथ से ज्यादा लगता है तो वो क्वालिफाइंग एसेट है, और 12 मंथ से कम लगेगा तो इट इज नॉट अ क्वालिफाइंग एसेट। ओके, ये जनरल रूल है। पर कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन में लिखा रहता है कि सपोज एसेट रेडी होने में 8 मंथ्स लगा है, पर क्वेश्चन में लिखा रहता है कि इवन दो वो 8 मंथ्स है, इट इज अ सब्सटैंशियल पीरियड। इवन दो 8 मंथ्स है, वो सब्सटैंशियल पीरियड है, तो इन दैट केस हम 8 मंथ्स को सब्सटैंशियल पीरियड मान के चलेंगे। अगर इंस्ट्रक्शन नहीं है तो हम 12 मंथ्स मान सकते हैं। क्लियर है पार्ट? फाइन। मैं इस पार्ट का छोटा सा कंपैरिजन कराऊंगा इनकम टैक्स से, इसका छोटा सा कंपैरिजन कराऊंगा इनकम टैक्स में। देखो, अब इनकम टैक्स में और अकाउंटिंग में थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है, एक बार समझ लेते हैं। सपोज मैंने यहां पे लोन लिया है और मेरा एसेट यहां पे रेडी हुआ है, पर इट इज पुट टू यूज ऑन दिस डेट, इट इज पुट टू यूज ऑन दिस डेट। यहां पे मैंने पुट टू यूज किया, पुट टू यूज मतलब उसे यूज करना स्टार्ट किया मैंने। तो इनकम टैक्स में यहां तक का इंटरेस्ट कैपिटलाइज होगा, यहां तक का इंटरेस्ट कैपिटलाइज ही होगा। उसमें कोई सब्सटैंशियल पीरियड जैसा कोई कोई कंडीशन नहीं है कि सब्सटैंशियल पीरियड होना चाहिए। यहां तक का जो भी इंटरेस्ट है वो पुट टू यूज तक का कैपिटलाइज होगा, और उसके बाद का इंटरेस्ट डेफिनेटली पीएनएल में जाएगा। लेकिन इनकम टैक्स में पुट टू यूज होता है, तो उससे कंफ्यूज मत होना। अकाउंटिंग में रेडी फॉर यूज। अच्छा, इनकम टैक्स में हम डेप्रिसिएशन कहां से चार्ज करते हैं? हम पुट टू यूज से चार्ज करते हैं डेप्रिसिएशन। लेकिन अकाउंट्स में हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं रेडी फॉर यूज से। मतलब मेरा एसेट अगर रेडी फॉर यूज है तो मैं डेप्रिसिएशन चार्ज करना स्टार्ट करूंगा अकाउंट्स में। लेकिन इनकम टैक्स में पुट टू यूज से। तो इनकम टैक्स में पुट टू यूज होता है और अकाउंटिंग में रेडी फॉर यूज होता है, तो वो पार्ट में कंफ्यूजन नहीं हो, इसलिए मैंने एक छोटा सा डिस्टिंक्शन बता दिया। बैक टू अकाउंट्स। तो मैंने क्या बताया अभी कि हाँ, कि इनकम अकाउंटिंग में जब तक मेरा एसेट रेडी फॉर यूज होगा, वहां तक का इंटरेस्ट
कैपिटलाइज होगा कि पीएनएल में जाएगा? तो अगर वो क्वालिफाइंग एसेट तो कैपिटलाइज होगा, और क्वालिफाइंग एसेट नहीं है तो वो पीएनएल में जाएगा। और तो क्वालिफाइंग एसेट क्या होता है? इफ इट टेक्स मोर देन इफ इट टेक्स सब्सटैंशियल पीरियड फॉर कंस्ट्रक्शन, तो हम इसे क्वालिफाइंग पीरियड मानते, क्वालिफाइंग एसेट मानते हैं। और अगर सब्सटैंशियल पीरियड नहीं है तो इट इज नॉट अ क्वालिफाइंग एसेट। सब्सटैंशियल पीरियड अगर क्वेश्चन में डिफाइन किया है तो वो देखो, और नहीं डिफाइन किया तो हम इसे 12 मंथ्स मान सकते हैं। एंड वंस द एसेट इज रेडी फॉर यूज, उसके बाद का जो भी इंटरेस्ट है वो तो डेफिनेटली पीएनएल में ही जाएगा। फाइन, आई होप ये पूरा समझ गया होगा। अब इसी को हम थोड़ा और टेक्निकल समझते हैं। थोड़ा एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड देखते हैं ये चीजें अभी। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल बोरिंग कॉस्ट, तो बोरिंग कॉस्ट में क्या क्या आता है? इंटरेस्ट आता है, और अगर मैंने डिबेंचर इशू किया है तो उसका डिस्काउंट आएगा, उसका प्रीमियम आएगा, या जो भी उसके एंसिलरी कॉस्ट होंगे वो आएगा। और इसमें एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, एक्सचेंज डिफरेंस भी आता है। एक्सचेंज डिफरेंस, इंटरेस्ट ऑन फाइनेंस लीज, वो हम लीज में डिस्कस करेंगे, यहाँ पे डिस्कस नहीं करूंगा। पर बेसिकली फाइनेंस लीज क्या होता है, शॉर्ट में अगर बताऊं तो मैंने, इट इज एज गुड एज कि मैंने लोन लिया है और उस लोन से मैं अपना एसेट रेडी कर रहा हूं, तो वो होता है फाइनेंस लीज। तो और नेक्स्ट है एक्सचेंज डिफरेंस। एक्सचेंज डिफरेंस वाला पॉइंट जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट है, उसको हम अलग से इलस्ट्रेशन में समझेंगे। नेक्स्ट पॉइंट पे आता हूं। इन शॉर्ट, फर्स्ट पॉइंट में हमने क्या देखा कि बोरिंग कॉस्ट में क्या क्या आता है। व्हेन यू से बोरिंग कॉस्ट, तो उसमें जरूरी नहीं है कि इंटरेस्ट ही आएगा। और जो मैंने अभी डिस्कस किया यहाँ पे जो मैंने डिस्कस किया कैपिटलाइज करने की बातें, तो मैंने क्या डिस्कस किया कि इंटरेस्ट कैपिटलाइज होगा, तो एक्चुअली टेक्निकली इट इज बोरिंग कॉस्ट जो कैपिटलाइज होगा, और बोरिंग कॉस्ट में ये सब चीजें भी आती है। फाइन, नेक्स्ट, बोरिंग कॉस्ट रिलेटेड किससे है ये भी हमने डिस्कस कर लिया। सेकंड पॉइंट की, अगर वो क्वालिफाइंग एसेट से कनेक्टेड है, अगर वो क्वालिफाइंग एसेट से कनेक्टेड है तो वो कैपिटलाइज होगा, और इफ इट इज नॉट अ क्वालिफाइंग एसेट तो फिर वो पीएनएल में जाएगा। ओके, पॉइंट नंबर 3, उसमें क्या डिस्कस किया है कि बोरिंग कॉस्ट क्या होता है, व्हाट इज टू बी कैपिटलाइज्ड। हमने जो पॉइंट नंबर 1 पढ़ा, ये पॉइंट नंबर 1 ये जो पढ़ा, उसमें क्या पता चलता है कि व्हाट इज टू बी कैपिटलाइज्ड, हमें क्या कैपिटलाइज करना है, क्या क्या चीजें हम कैपिटलाइज कर सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे बताया, इंटरेस्ट, डिस्काउंट और ये एक्सचेंज डिफरेंस, हम ये सब चीजें कैपिटलाइज कर सकते हैं। तो बोरिंग कॉस्ट का डेफिनेशन बताता है कि भाई व्हाट इज टू बी कैपिटलाइज, क्या क्या चीजें हम कैपिटलाइज कर सकते हैं। एंड क्वालिफाइंग एसेट वो बताता है ऑन विच एसेट इट शुड बी कैपिटलाइज, मतलब हम कौन से एसेट पे कैपिटलाइज करेंगे। तो एक बार क्वालिफाइंग एसेट का डेफिनेशन देख लेते हैं। क्वालिफाइंग एसेट का डेफिनेशन क्या है? क्वालिफाइंग एसेट इज एन एसेट दैट नेसेसरली टेक्स सब्सटैंशियल पीरियड ऑफ टाइम टू गेट रेडी फॉर इट्स इंटेंडेड यूज और सेल। मतलब जो एसेट कंस्ट्रक्शन करने में, रेडी होने में सब्सटैंशियल पीरियड लेता है, हम उसे बोलते हैं क्वालिफाइंग एसेट। हम उसे बोलते हैं क्वालिफाइंग एसेट। ओके, जो सब्सटैंशियल पीरियड ले वो रेडी होने में, तो दैट इज अ क्वालिफाइंग एसेट। ओके, अब ये नेसेसरली का मतलब, नेसेसरली मतलब नॉर्मली, नेसेसरी मतलब जो नॉर्मली सब्सटैंशियल पीरियड लेता है। इसका मतलब देखिए, फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई एसेट है जो मैंने बनाने में, एसेट रेडी करने में मैंने 8 मंथ्स में रेडी किया, 8 मंथ्स में। पर क्यों 8 मंथ्स में? नॉर्मली उसे बनाने में 15 मंथ्स लगता है। सपोज मेरे पास कोई एसेट है जो नॉर्मली 15 मंथ्स लगता है, पर मैंने ओवर टाइम करके और डबल शिफ्ट, ट्रिपल शिफ्ट, ये वो करके मैंने उसे 8 मंथ्स में रेडी कर दिया। तो क्या ये क्वालिफाइंग एसेट हुआ कि नहीं हुआ? यस, ये हुआ। क्यों? क्योंकि नॉर्मली इट टेक्स 15 मंथ्स। हमें नॉर्मल पीरियड देखना होता है कि अगर नॉर्मल इसमें जाता तो 15 मंथ्स लेता, पर मैंने तो एफिशिएंसी की वजह से, ओवर टाइम की वजह से, स्पीड की वजह से उसे 8 मंथ्स में काम फिनिश कर दिया। तो ये क्वालिफाइंग एसेट है। अच्छा, इसका उल्टा एग्जांपल लेते हैं। कोई एसेट है जो नॉर्मली 8 मंथ्स में रेडी होना चाहिए, नॉर्मली 8 मंथ्स में रेडी होना चाहिए, पर मेरे वर्कर्स स्लो स्लो काम कर रहे हैं, बहुत स्लो कर रहे हैं, और उन्होंने इस एसेट को रेडी करते करते 15 मंथ्स ले लिया। तो क्या ये क्वालिफाइंग एसेट है? नहीं, ये क्वालिफाइंग एसेट नहीं है, क्योंकि ये नॉर्मली 15 मंथ्स नहीं लेता है, नॉर्मली ये 8 मंथ्स लेता है। तो इसीलिए यहाँ पे वर्ड यूज किया गया है, क्वालिफाइंग एसेट इज एन एसेट दैट नेसेसरली, मतलब जो नॉर्मली विच टेक्स सब्सटैंशियल पीरियड। और सब्सटैंशियल पीरियड क्या होता है? सब्सटैंशियल पीरियड को हम नॉर्मली 12 मंथ्स मानते हैं। अगर एग्जाम में कुछ इंस्ट्रक्शन नहीं है तो हम 12 मंथ्स लेंगे। पर जैसे मैंने बताया कि एग्जाम में अगर लिखा है नहीं भाई 7 मंथ्स में रेडी हो गया, स्टिल इट इज अ क्वालिफाइंग एसेट, तो यस, फॉलो द इंस्ट्रक्शन। फाइन, एंड विच टेक्स सब्सटैंशियल पीरियड ऑफ टाइम टू गेट रेडी फॉर इट्स इंटेंडेड यूज और सेल। मतलब इंटेंडेड यूज मतलब अगर मैं पीपीई बना रहा हूं, मैं इंटेंजिबल एसेट बना रहा हूं, या मैं कोई इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बना रहा हूं, तो इन 3 केस में इसे हम यूज करने के लिए बनाते हैं। तो इन 3 केस में जो हमारा बोरिंग कॉस्ट होगा, फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट, वो कैपिटलाइज होगा अगर वो क्वालिफाइंग एसेट है तो। और सेम चीज इन्वेंट्री में भी एप्लीकेबल है। देखो, इन्वेंट्री भी समझो। इन्वेंट्री में भी अगर मेरे पास, मैं कोई इन्वेंट्री बना रहा हूं विच टेक्स सब्सटैंशियल पीरियड
विच टेक्स सब्सटैंशियल पीरियड फॉर इट्स प्रोडक्शन, तो उसे भी हम कैपिटलाइज करेंगे, उसे भी हम, उस केस में भी हम इंटरेस्ट को गुड्स में कैपिटलाइज करेंगे, इन्वेंट्री में कैपिटलाइज करेंगे। ये पार्ट समझो। ये जो हम कैपिटलाइज की बात कर रहे हैं, दिस इज इक्वली एप्लीकेबल टू इन्वेंट्री ऑल्सो। मतलब अगर इन्वेंट्री है, बनने में टाइम लेता है, और मैंने उसके लिए लोन लिया है वो इन्वेंट्री प्रोड्यूस करने के लिए, तो उस इन्वेंट्री में भी इंटरेस्ट कैपिटलाइज होगा। उस केस में भी इन्वेंट्री में, उस इन्वेंट्री में इंटरेस्ट कैपिटलाइज होगा। इंटरेस्ट कैपिटलाइज होगा मतलब क्या होता है? देखो, ये मेरा, सपोज ये मेरा ट्रेडिंग अकाउंट है और ये मेरा पीएनएल अकाउंट है। तो अगर, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, मैंने इन्वेंट्री बनने में बहुत टाइम ले रहा है और उसके लिए मैंने लोन लिया है इन्वेंट्री प्रोड्यूस बनाने के लिए, तो वो जो इंटरेस्ट है वो मेरे इन्वेंट्री में, क्लोजिंग स्टॉक में कैपिटलाइज होगा। तो इन दैट केस मेरा जो इंटरेस्ट है वो ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा एंड नॉट इन पीएनएल। इंटरेस्ट हम कहां पे लिखते हैं? नॉर्मली पीएनएल में लिखते हैं। करेक्ट, नॉर्मली हम इंटरेस्ट को पीएनएल में लिखते हैं। पर अगर मेरा इंटरेस्ट इन्वेंट्री के केस में कैपिटलाइज होने वाला है, तो उसे हम ट्रेडिंग में लिखेंगे, और जो भी चीजें ट्रेडिंग में आती है वो इन्वेंट्री में इंक्लूड हो जाती है। आई होप ये पॉइंट समझा है। ओके। और सेम ये इक्वली एप्लीकेबल है टू पीपीई, इंटेंजिबल एसेट एंड इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। अगर वो सब्सटेंशियल पीरियड लेगा कंस्ट्रक्शन के लिए, तो उस पर जो इंटरेस्ट है वो हम कैपिटलाइज करेंगे। फाइन। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्या होता है? ये देखो, पीपीई क्या होता है वो हमें पता है, ये प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, मतलब मेरा बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, ये सब हो गया हमारा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। इंटेंजिबल एसेट भी हमें पता है, पेटेंट्स बना रहा हूं, नो हाउ है, कॉपीराइट है, जो भी है वो मेरे इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं, उसमें भी ये रूल एप्लीकेबल है। और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्या होता है? अगर मैंने कोई प्रॉपर्टी, लैंड एंड बिल्डिंग, कोई लैंड एंड बिल्डिंग मैंने खरीदा है, जो जिससे मुझे रेंट कमाना है, या अप्रिसिएशन ऑफ रेट, हमें पता है हम जब कोई फ्लैट खरीदते हैं या कोई शॉप खरीदते हैं, कोई इन शॉर्ट कोई लैंड एंड बिल्डिंग खरीदते हैं, तो उसका रेट्स बढ़ता है। तो अगर मैंने किसी लैंड एंड बिल्डिंग में इन्वेस्टमेंट किया है, क्यों इन्वेस्टमेंट किया है? मुझे उससे दो चीजें कमानी है। कौन सी दो चीजें? या तो रेंट कमाना है या तो अप्रिसिएशन। तो उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। ओके, फाइन। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं अभी हम। ये एक्सचेंज गेन पे भी, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सम के थ्रू मैं कवर करूंगा। जो ऊपर फर्स्ट पॉइंट पे मैंने बताया था ना, ये एक्सचेंज डिफरेंस, ये उसके लिए ये रूल एप्लीकेबल है। ये मैं सम के थ्रू कवर करूंगा। फाइन। बोरिंग कॉस्ट पे आते हैं। अच्छा, बोरिंग अभी दो तरीके का होता है, बोरिंग हमारा दो तरीके का होता है। एक होता है स्पेसिफिक बोरिंग और एक होता है जनरल बोरिंग। एक स्पेसिफिक बोरिंग होता है और एक होता है जनरल बोरिंग। जनरल बोरिंग मतलब हमने किसी स्पेसिफिक एसेट के लिए लोन नहीं लिया है, वो जनरली लिया है और यहाँ पे भी यूज किया होगा, वहां पे भी यूज किया होगा, दो तीन चार एसेट में यूज किया होगा, तो वो हो जाता है जनरल बोरिंग। और स्पेसिफिक बोरिंग वो होता है जो हमने स्पेसिफिकली किसी पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट के लिए, पर्टिकुलर एसेट के लिए ही हमने लिया है, उसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक बोरिंग। ओके। तो पहले मैं जनरल बोरिंग के एक सम पे आ जाता हूं, फिर मैं स्पेसिफिक बोरिंग पे डिस्कस करूंगा। तो चलो, देखो हम जनरल बोरिंग के सम पे आते हैं, पेज नंबर 5.119। इस सब पे आते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 2। ये जो क्वेश्चन है ये मेरा जनरल बोरिंग से कनेक्टेड है। जनरल बोरिंग में एक इंपॉर्टेंट टर्म होता है वेटेड एवरेज रेट। वेटेड एवरेज रेट वो देखते हैं क्या है, चलो सम गो थ्रू करते हैं। X Limited began construction of a building on 1st January X1. It obtained 1 lakh rupees special loan to finance the construction of building on 1st January X1 at an interest rate of 10%. The company's other outstanding two non-specific loans were, ये दो हमारे दूसरे और लोन्स हैं। The expenditure that were made on the building projects were as follows. और उसको हमने इस प्रोजेक्ट में इस तरीके से यूज किया है। बिल्डिंग वॉज कंप्लीटेड बाई 31 दिसंबर, मतलब पूरा 12 months लग चुका है। फॉलोइंग द प्रिंसिपल्स प्रिस्क्राइब्ड इन AS 16, बोरिंग कॉस्ट, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड एंड पास वन जर्नल एंट्री फॉर कैपिटलाइजिंग द कॉस्ट एंड बोरिंग कॉस्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ द बिल्डिंग। चलो हम स्टार्ट करते हैं। अभी इस क्वेश्चन में दोनों दोनों बोरिंग्स है, देखो मैं रीड करता हूं फिर से। X Limited began construction of a new building on 1st Jan and it obtained rupees 1 lakh special loan to finance the construction of the building at interest rate of 10%। 1 लाख का हमने स्पेशल लोन लिया है जो बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन में काम आएगा। और हमारे पास द कंपनीज अदर आउटस्टैंडिंग टू नॉन स्पेसिफिक लोन्स वर, हमारे पास नॉन स्पेसिफिक लोन्स भी है। ये जो दो है वो नॉन स्पेसिफिक लोन्स है, और प्रोजेक्ट में हमने इस तरीके से खर्चा भी किया है। तो चलो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, सबसे पहले हम वेटेड एवरेज कॉस्ट निकालेंगे। वेटेड एवरेज
रेट ऑफ इंटरेस्ट भी लिख सकते हैं, वेटेड एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट। ओके, वेटेड एवरेज रेट। देखिए मेरे पास दो लोन है। पहला लोन 5 लाख का है जिसपे मैं 11% पे कर रहा हूँ, और सेकंड लोन 9% का है जिसपे मैं 13% पे कर रहा हूँ। तो 5 लाख पे 11% पे कर रहा हूँ, और 9 लाख पे 13%। 9 लाख पे 13%। ये जो टोटल है, ये मेरा 14 लाख का लोन हो गया। तो इसका कैलकुलेशन करें। 5 लाख पे 11%, दैट इज 55,000, प्लस 9 लाख पे 13%, 1,17,000। तो टोटल हो गया 1,72,000। टोटल हो गया 1,72,000। इतना मैं इंटरेस्ट पे कर रहा हूं ऑन 14 lakhs। तो डिवाइड बाई 14 lakhs, डिवाइड बाई 14 lakhs इंटू 100। मतलब टोटल 14 lakhs पे मैं 1,72,000 का इंटरेस्ट पे कर रहा हूं। तो मेरा एवरेज रेट आ गया 12.2857। तो 12.2857, तो मैं 29% कर देता हूँ। 12.2857, तो 12.29%। तो ये हो गया मेरा वेटेड एवरेज रेट। दैट मीन्स ऑन जनरल बोरिंग मैं इतना इंटरेस्ट पे कर रहा हूं। ऑन जनरल बोरिंग दिस इज द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट दैट आई एम पेइंग। चलो पहले एक पार्ट क्लियर हो गया कि हमें एवरेज रेट कैसे फाइंड करना है। टोटल इंटरेस्ट अपॉन टोटल लोन। लेकिन इसमें स्पेसिफिक बोरिंग मत ऐड करना, वो तो अलग है। ये जनरल बोरिंग की बात हो रही है। जनरल बोरिंग को इस तरीके से किया जाएगा। फाइन। अब मैं सेकंड पॉइंट पे आता हूं। अब हमें क्या करना है, अब हमें देखना है कि मैंने जो लोन लिया है उसको यूज हमने किस तरीके से किया है। तो देखो उसका यूज यहाँ पे है, जनवरी, अप्रैल, जुलाई, दिसंबर। तो जनवरी में 2 लाख हमने पहले कंस्ट्रक्शन में अप्लाई किया है। जनवरी में 2 लाख अप्लाई किया है। तो अंडरस्टैंड दिस थिंग। पहले हमने मंथ लेना है। जनवरी में कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया मैंने? 2 लाख। जनवरी में मैंने 2 लाख लिया है। लेकिन जो इन्वेस्टमेंट करेंगे, देखिए यहाँ पे देखना, हमने 1 जैन को ही हमने एक स्पेसिफिक लोन लिया था। 1 जैन को स्पेसिफिक लोन लिया था। तो ऑब्वियस है जब मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा तो पहले मैं स्पेसिफिक लोन से करूंगा। तो 1 जैन का मेरा 1 लाख का स्पेसिफिक लोन होगा। और मतलब ये जो पैसा है ये मैंने स्पेसिफिक लोन से किया है। और जो दूसरा 1 लाख है वो मैंने जनरल बोरिंग से, नॉन स्पेसिफिक यानी जनरल बोरिंग से। कहां से मैंने खर्चा किया ये वो बात हुई है। तो वो मैंने जनरल बोरिंग से खर्चा किया है। फाइन। नेक्स्ट वन। फिर मैंने अप्रैल में खर्चा किया है 2,50,000। अप्रैल में हमने खर्चा किया है 2,50,000। फिर जुलाई में 4,50,000। जुलाई में 4,50,000। और दिसंबर में 1,20,000। दिसंबर में 1,20,000 कहां से किया है? ऑब्वियसली आउट ऑफ जनरल, क्योंकि स्पेसिफिक लोन तो हमने फिनिश कर दिया था, एग्जॉस्ट कर दिया था। एक ही 1 लाख का लोन लिया था। तो चलो ये हो गया। अब हम क्या करेंगे? अब हम देखेंगे उस पर इंटरेस्ट कितना हमारा आता है, उसमें क्या अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट आता है हमारा। अब हम देखेंगे इसमें हमारा इंटरेस्ट का कैलकुलेशन क्या है। चलो, इंटरेस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड। कितना इंटरेस्ट कैपिटलाइज करना है? तो पहले आते हैं स्पेसिफिक लोन पे। तो स्पेसिफिक लोन में तो हमने पूरा साल इंटरेस्ट पे किया ऑन 1 लाख। आई थिंक इंटरेस्ट रेट 10% था। यस, इंटरेस्ट रेट 10% है। 1 जैन में लोन लिया था। तो 1 लाख पे 10%, ऑब्वियसली फॉर द होल ईयर, तो वो हो गया हमारा 10,000। और जो जनरल लोन था उसमें से कितना यूज हुआ है वो देखो। तो सबसे पहले मैंने 1 लाख यूज किया ऑन 1 जैन, ये वाला 1 लाख यूज किया ऑन 1 जैन। उस 1 लाख पे मुझे मेरा एवरेज रेट अप्लाई करना है, विच इज 12.29%। विच इज 12.29%, ऑब्वियसली पूरे साल के लिए। इसमें जो डेट दिया है ना, अप्रैल, जुलाई, दिसंबर, तो ये एक स्टैंडर्ड असम्पशन है कि 1 अप्रैल, 1 जुलाई, 1 दिसंबर, नॉट द लास्ट डेट। क्वेश्चन में लिखा नहीं है पर अकॉर्डिंगली सोल्यूशन इंस्टीट्यूट का है, तो हम वही लेंगे कि हम स्टार्टिंग 1 अप्रैल, 1 जुलाई। फाइन। तो 1 अप्रैल में 2.5 लाख यूज किया है। 1 अप्रैल में 2.5 लाख, तो 2.5 लाख पे 12.29%। और क्योंकि ये अप्रैल है तो उस पर 9 मंथ्स का इंटरेस्ट कैपिटलाइज होगा। अप्रैल तो 9 मंथ्स का इंटरेस्ट कैपिटलाइज होगा। फिर ये भी कवर कर लिया। अभी 4,50,000 लेते हैं। 4,50,000 पे सेम 12.29%, पर कब कर किया हमने? जुलाई। तो उस पर 6 मंथ्स का इंटरेस्ट कैपिटलाइज होगा।
और फाइनली 1,20,000, फाइनली 1,20,000। तो 1,20,000 पे 12.29% फॉर 1 मंथ। ध्यान रखना इट्स दिसंबर एंडिंग, ये हमारा दिसंबर एंडिंग का है। ओके, सम देखेंगे तो यहाँ पे है बिल्डिंग वाज कंप्लीटेड बाय 31 दिसंबर, और पूरा डेटा दिसंबर एंडिंग के एंगल से ही दिया है। न्यू बिल्डिंग वाज स्टार्टेड ऑन 1 जैन। जो डेटा क्वेश्चन का जो फॉर्म है वो दिसंबर एंडिंग का ही इंडिकेशन दे रहा है। फाइन, तो ये हो गया, हम इसे ऐड कर लेते हैं। तो 1 लाख पे 12.29% फुल ईयर का, देन 2,50,000 पे 12.29% इंटू 9 डिवाइड बाई 12, देन 4,50,000 पे 12.29% इंटू 6 डिवाइड बाई 12, एंड फाइनली 1,20,000 पे 12.29% इंटू 1 डिवाइड बाई 12। तो टोटल आया है इंटरेस्ट ऑन जनरल बोरिंग 64,215। तो हमारा टोटल इंटरेस्ट टू बी कैपिटलाइज हो जाएगा 10,000 प्लस 64,215, सो दैट कम्स टू 74,215। तो ये टोटल इंटरेस्ट है जो हमें कैपिटलाइज करना है। और क्वेश्चन में क्या पूछा है देखो, फॉलोइंग द प्रिंसिपल प्रिस्क्राइब्ड कैलकुलेट द अमाउंट टू बी कैपिटलाइज, वो हमने कर लिया, एंड पास वन जर्नल एंट्री फॉर कैपिटलाइजिंग द कॉस्ट एंड बोरिंग कॉस्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ द बिल्डिंग। ओके, तो बिल्डिंग में हमने टोटल कितना खर्चा किया है, देखो जरा बिल्डिंग में टोटल कॉस्ट कितना इनकर हुआ है, 2 लाख प्लस 2.5 लाख प्लस 4.5 प्लस 1.2, टोटल हमने 10,20,000 का खर्चा किया है। तो इसका जर्नल एंट्री होगा नॉर्मल बिल्डिंग टू कैश, बिल्डिंग टू कैश या बैंक। अमाउंट क्या होगा, 10,20,000 पे तो हमने बिल्डिंग पे कॉस्ट किया ही है, प्लस 74,215, तो 10,94,215 ये अमाउंट आएगा। ये सिंगल एंट्री पास करना है। इवन इंटरेस्ट के लिए ध्यान रखना है, इंटरेस्ट टू बैंक नहीं करना है, इंटरेस्ट डेबिट नहीं करना है। क्यों? क्योंकि ये कैपिटलाइज हो रहा है। इंटरेस्ट टू बैंक नहीं करना है, बिल्डिंग टू बैंक, बिल्डिंग टू बैंक पैसे जा रहे हैं इसलिए बैंक क्रेडिट, और डेबिट क्या होगा, क्या हम इंटरेस्ट डेबिट करेंगे इंटरेस्ट पोर्शन के लिए? नहीं, ये कैपिटलाइज कर रहे हैं ना, इसीलिए असेट, एसेट डेबिट होगा, बिल्डिंग डेबिट होगा। तो आई होप सबको ये कॉन्सेप्ट समझ गया होगा, ये जो मैंने बताया। बैक टू द थ्योरी, बैक टू द थ्योरी। देखो, अब यहाँ पे मैंने क्या पॉइंट डिस्कस किया था, बोरिंग दो तरीके के होते हैं, एक होता है स्पेसिफिक बोरिंग, एक और एक होता है जनरल बोरिंग। और जनरल बोरिंग में हमें वेटेड एवरेज लेना पड़ता है, जो जैसा मैंने अभी दिखाया था 12.29% जो आया था। स्पेसिफिक बोरिंग में एक छोटा सा रूल होता है, वो रूल समझ लेते हैं। कभी कभी देखो हम ना लोन लेते हैं, पर वो लोन इमीडिएटली स्पेंड नहीं करते हैं, इमीडिएटली स्पेंड नहीं करते हैं। वो लोन को हम क्या करते हैं, इमीडिएटली स्पेंड नहीं करेंगे उसे। समझो मुझे मुझे कुछ फैक्ट्री बनाना है और मैंने उसके लिए लोन बोरो किया बैंक से, पर क्या वो पैसा मैं मेरे कॉन्ट्रैक्टर को डे वन में दे दूं? बिल्कुल नहीं। जैसे जैसे काम होगा वैसे वैसे मैं पैसे दूंगा। तो जब तक वो पैसे यूज नहीं हो रहे हैं, हम क्या करते हैं, हम उस पैसे को इन्वेस्ट कर देते हैं। इन्वेस्ट क्यों करते हैं? ताकि वहां से इंटरेस्ट मिले। तो वो इंटरेस्ट भी, इंटरेस्ट का क्या होगा, तो वो इंटरेस्ट मेरे बोरिंग कॉस्ट में से माइनस होगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने 1 करोड़ का लोन लिया है, देखो मैं एग्जाम्पल देता हूं। समझो मैंने 1 करोड़ का स्पेसिफिक लोन लिया है, और उस 1 करोड़ पे सपोज मुझे, सॉरी मैंने लाख लिख दिया, 1 करोड़, सपोज मैंने 1 करोड़ का लोन लिया है, और उस 1 करोड़ पे मुझे सपोज 8 लाख रुपीज इंटरेस्ट पे करना है। अब जैसे मैंने बताया कि मैंने 1 करोड़ तो इमीडिएटली तो नहीं दे दिया होगा कॉन्ट्रैक्टर को कि ले भाई तू डे वन पे ले ले और बना दे बिल्डिंग, बिल्कुल नहीं। जैसे जैसे काम होगा वैसे वैसे हम पेमेंट करते हैं। तो वो पैसा हमारे पास पड़ा रहता है, तो पड़े पड़े तो फायदा नहीं है कुछ। तो हम क्या करेंगे, तो उस पैसे को हम इन्वेस्ट भी कर देते हैं कि चलो भाई इसको इन्वेस्ट कर दो। टेम्पररी इन्वेस्टमेंट, परमानेंट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं, टेम्पररी छोटा मोटा एफडी कर दिया, 1 मंथ के, 2 मंथ के लिए, 3 मंथ के लिए, उसे कुछ इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो सपोज मुझे इन्वेस्टमेंट करके मैंने 50,000 रुपए इंटरेस्ट कमाए, तो वो इंटरेस्ट हमारे इंटरेस्ट कॉस्ट में से माइनस होगा। जो मेरा इंटरेस्ट इनकम है, माइंड यू, जो मेरा इंटरेस्ट इनकम है वो मेरे इंटरेस्ट कॉस्ट से माइनस हो जाएगा, और नेट इंटरेस्ट 7,50,000 जो है वो ही कैपिटलाइज होगा, वो ही हमारा कैपिटलाइज होगा। आई थिंक ये समझ गया होगा सबको। मैं नेक्स्ट सम लेता हूं। तो ये हमारा स्पेसिफिक बोरिंग से ये कनेक्टेड था, कि अगर स्पेसिफिक बोरिंग को हम टेम्पररी कहीं पे इन्वेस्ट कर देते हैं और उससे कुछ इनकम कमाते हैं, तो वो इनकम, वो इंटरेस्ट जो मैं कमा रहा हूं, वो मेरे इंटरेस्ट जो मैं पे करता हूं उसमें से माइनस कर दिया जाएगा, उसमें से हम उसको माइनस कर देते हैं। फाइन, नेक्स्ट पे आते हैं। एक मैं जनरल सम लेता हूं जो, हाँ ये,
कैपिटलाइज होगा कि नहीं होगा वो जनरल सब। क्वेश्चन नंबर 9, ऑन 1 April अमेजिंग कंस्ट्रक्शन लिमिटेड ऑब्टेन्ड अ लोन ऑफ 32 lakhs टू बी यूटिलाइज्ड एज अंडर। हमने 32 lakhs का लोन लिया और उसका यूज कैसे करना है? फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ सीलिंग अक्रॉस 2 cities। हमने सीलिंग बनाने के लिए यानी कुछ एसेट बनाने के लिए लिया है, तो 25 crores वहां पे यूज हो गया। फॉर परचेज ऑफ इक्विपमेंट 3 crores वहां पे यूज हो गया। वर्किंग कैपिटल के लिए, बिजनेस के लिए 2 crores यूज किया। परचेज ऑफ व्हीकल के लिए 50 lakhs, एडवांस फॉर टूल्स एंड क्रेन्स 50 lakhs, परचेज ऑफ टेक्निकल नो हाउ, परचेज ऑफ टेक्निकल नो हाउ 1 crore, और टोटल इंटरेस्ट जो हमने पे किया है वो 80 lakhs है। एक बार चेक कर लेते हैं टोटल मिला के अमाउंट 32 crores हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो 25 crores प्लस 3 प्लस 2 प्लस 0.5 crores प्लस 0.5 crores एंड प्लस 1 crore, यस, ये टोटल 32 crores हो रहा है। ये जो टोटल ये 32 crores हो रहा है। तो इस 32 crores में हमने कितना इंटरेस्ट पे किया टोटल? हमने 80 lakhs का इंटरेस्ट पे किया। तो चलो अभी हम देखते हैं कि कौन से इंटरेस्ट कैपिटलाइज होगा। तो यहाँ पे मैं एक कॉलम बनाता हूँ यहीं पे कि कैपिटलाइज करना है कि नहीं करना है। तो जो पहला वाला है, कंस्ट्रक्शन ऑफ सीलिंग अक्रॉस 2 cities, कंस्ट्रक्शन ऑफ सीलिंग किया, मैं एक छोटा सा वर्किंग बना ही देता हूँ। यहाँ पे वो आ जाएगा, असेट हमने किसके लिए लिया है? लाइक सीलिंग के लिए, देन इक्विपमेंट एंड मशीनरी के लिए, देन वर्किंग कैपिटल, देन व्हीकल, देन एडवांस फॉर टूल्स एंड क्रेन्स एंड टेक्निकल नो हाउ के लिए। टोटल 32 crores का लोन है। ओके, टोटल 32 crores का लोन है। अमाउंट 25 प्लस 3 प्लस 2, व्हीकल में 0.5 crores, ये भी 0.5 crores एंड दिस इज 1 crore। ओके, अमाउंट इन क्रोर्स है। अभी हम डिस्कस करते हैं क्या ये क्वालिफाइंग एसेट है, क्या ये क्वालिफाइंग एसेट है। तो देखो, सीलिंग अक्रॉस 2 cities, तो सीलिंग बनने में हम वी कैन इजीली अज्यूम कि वो 12 मंथ से ज्यादा लेगा, तो वो क्वालिफाइंग एसेट है। तो यस, इट इज अ क्वालिफाइंग एसेट। और यहाँ पे लिखा है वर्क वाज हेल्ड अप टोटली फॉर अ मंथ ड्यूरिंग द ईयर ड्यू टू हाई वाटर लेवल। काम रुक गया था ड्यू टू हाई वाटर लेवल। तो ये पॉइंट मैं डिस्कस करता हूँ, मैं आगे थियरी कराने वाला हूँ। उसमें है कि जहाँ पे फॉर सम रीजन, जहाँ पे जो हमें, अगर हमारा काम रुक जाता है तो हमें कैपिटलाइजेशन रोकना नहीं है। तो ये पॉइंट फिलहाल के लिए मैं नहीं कर रहा था, मैं आगे डिस्कस करूंगा। हाँ, तो क्या ये क्वालिफाइंग एसेट है? यस, क्योंकि कंस्ट्रक्शन करने में डेफिनेटली मोर देन 12 मंथ जाएगा। परचेज ऑफ इक्विपमेंट मशीनरी, परचेज लिखा है, तो क्या हम माने कि ये परचेज मतलब ये रेडी फॉर यूज है? तो क्या इसमें सब्सटैंशियल पीरियड गया है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो मैंने लोन लिया होगा, मैंने उस पैसे से परचेज कर लिया, तो एसेट इज रेडी फॉर यूज। तो इसका हम कैपिटलाइज नहीं करेंगे, इट इज नॉट अ क्वालिफाइंग एसेट। वर्किंग कैपिटल तो बिजनेस के लिए नॉर्मल कुछ खर्चे करने के लिए लिए होंगे, कुछ एसेट ही नहीं बन रहा है, इट इज नॉट अ क्वालिफाइंग एसेट। परचेज ऑफ व्हीकल, अगेन परचेज, क्या ये क्वालिफाइंग एसेट है? नहीं। क्यों नहीं? अरे रेडी फॉर यूज है, इधर मैंने परचेज किया व्हीकल और वो यूज करूंगा, उसको परचेज करने में गैप नहीं है ना 1 साल का। एडवांस फॉर टूल, एडवांस दिया है हमने। हाँ, अगर ऐसा होगा कि मैंने आज एडवांस दिया और मुझे उस टूल्स या क्रेन का डिलीवरी 1 साल बाद मिल रहा है, तो मतलब वो मोर देन 12 मंथ्स हो गया, सब्सटैंशियल पीरियड, तो हम कैपिटलाइज करेंगे। पर यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं है, तो वी कैन अज्यूम कि मैंने एडवांस दिया और उसका डिलीवरी मुझे विद इन 12 मंथ्स मिल जाएगा, तो इट इज नॉट अ क्वालिफाइंग एसेट। और लास्ट में अगेन परचेज ऑफ टेक्निकल नो हाउ, अगेन इट इज नॉट अ क्वालिफाइंग एसेट। क्यों नहीं है? क्योंकि सेम रीजन, परचेज कर रहे हो ना, तो परचेज थोड़ी, जनरली देखो लॉजिकली सोचो तो परचेज तो हम जैसे ही परचेज करते हैं इट इज रेडी फॉर यूज। कंस्ट्रक्शन में टाइम लगता है ना। और जैसे मैंने बताया, हाँ, अगर मैंने आज पेमेंट किया और वो पार्टी मुझे डिलीवरी 1 ईयर के बाद दे रहा है, तो फिर हम बोल सकते हैं कि हाँ चलो भाई, तो कैपिटलाइज होगा परचेज में भी, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। चलो, अब मेरा टोटल इंटरेस्ट कितना है? 80 lakhs। तो इंटरेस्ट कहां पे जाएगा? टोटल इंटरेस्ट 80 lakhs है, तो सी लिंक पे जो है प्रोपोर्शनेट, 32 पे 80, तो 25 पे कितना प्रोपोर्शनेट लेना है हमें? तो 25 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो मैं ये करता हूं 80 lakhs, आई मीन इंटू 80 lakhs इंटू 25 डिवाइड बाई 32, तो ये हो गया 62,50,000। ये लैक्स में है हमारा, 62,50,000। तो ये इंटरेस्ट हमारा कैपिटलाइज होगा, ये इंटरेस्ट कैपिटलाइज होगा। और बाकी सब जो भी इंटरेस्ट है वो हमारे पीएनएल में जाएंगे। तो बाकी 3 इंटू 80,
3 × 80 डिवाइड बाई 32, ये हो जाएगा 7.5 lakhs, ये हो जाएगा 5 lakhs, ये हो जाएगा आई थिंक 1.25, 1.25, 1.25, और ये हो जाएगा 2.5। फाइन, आई थिंक ये पार्ट सबको समझ गया होगा। फाइन, नेक्स्ट पे आते हैं। एक लास्ट इंपॉर्टेंट पार्ट पे आता हूँ, ये पार्ट क्लियर हो गया होगा। कैपिटलाइज, ये तीन एक पार्ट देख लेते हैं। हम जो कैपिटलाइजेशन करते हैं उसका कमेंसमेंट कब होता है, उसका सस्पेंशन और सेसेशन, तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट। कमेंसमेंट मतलब हम कैपिटलाइज कब से करेंगे, हम कैपिटलाइज कहां से करेंगे, कब से करेंगे। तो इट शुड बी लेटर ऑफ फॉलोइंग। देखो तीन डेट है, तीन डेट में से जो लेटर होगा, पहला एक्सपेंडिचर इनकर, जब मैं कोई काम करता हूं तो जब मैं उसका एक्सपेंडिचर इनकर करना चालू करूंगा, आई मीन लाइक फॉर एग्जांपल मैंने मैंने कोई लोन लिया है, फॉर एग्जांपल मैंने कोई लोन लिया है ऑन से 1 फरवरी, लेकिन मैंने खर्चा करना कब से स्टार्ट किया, मैंने खर्चा किया से 1 अप्रैल से। तो ये मेरा एक्सपेंडिचर का डेट ये हो जाएगा 1 अप्रैल। बोरिंग कॉस्ट कब से इनकर होगा, इंटरेस्ट कब से देना है, ऑब्वियसली 1 फेब से। मैंने लोन लिया है 1 फेब को, तो वहां से मेरा इंटरेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। तो लोन लिया 1 फेब को और खर्चा करना कब स्टार्ट किया, 1 अप्रैल। या फिर नेसेसरी एक्टिविटीज आर स्टार्टेड, मतलब क्या होता है कभी कभी हम कोई एडमिन या कोई टेक्निकल काम चालू कर देते हैं, कोई एसेट कंस्ट्रक्शन करने के लिए भी हम पहले से कुछ काम चालू कर देते हैं। तो सपोज मैंने कुछ एक्टिविटीज विच आर नेसेसरी टू मेक दैट एसेट, वो मैंने सपोज स्टार्ट किया 1 मार्च में, वो मैंने 1 मार्च से स्टार्ट किया। ओके, मैंने क्या बताया कि सपोज मैंने कोई एक्टिविटी स्टार्ट किया टू कंस्ट्रक्ट द एसेट, मतलब उसका टेक्निकल देखो ना, कोई एसेट ऐसा तो नहीं होता हमने उतर गया और चालू कर दिया कंस्ट्रक्शन। एसेट बनाने के पहले हमें कुछ टेक्निकल काम भी करना पड़ता है पीछे, फिर एसेट बनना स्टार्ट होता है। तो सपोज मेरा जो नेसेसरी एक्टिविटीज है वो 1 मार्च को स्टार्ट हुआ है। तो अब मुझे बताओ मेरा कैपिटलाइज कब से होगा, तो हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या बोलता है, कैपिटलाइज कब से होगा, लेटर, इन तीनों में से जो लेटर होगा, तो लेटर है 1 अप्रैल, वहां से कैपिटलाइज होगा। तो ये ऐसा नहीं होता है कि अगर लोन 1 फेब को लिया तो वहीं से इंटरेस्ट कैपिटलाइज होगा, इंटरेस्ट कैपिटलाइज होगा विच एवर इज लेटर, दैट इज 1 अप्रैल से। नेक्स्ट वन, सस्पेंशन। सस्पेंड मतलब क्या, हम इंटरेस्ट को बीच में रोकेंगे, तो यस अंडर सर्टेन कंडीशन हम बीच में कैपिटलाइज करना रोकेंगे। बीच में कैपिटलाइज करना रोकेंगे मतलब यहाँ सपोज यहाँ पे कुछ एक्टिविटी हुआ तो ये हम कैपिटलाइज करेंगे, ये कैपिटलाइज नहीं करेंगे, और ये फिर से हम कैपिटलाइज करेंगे, तो इस पीरियड को बोलते हैं सस्पेंशन। तो कौन से केस में सस्पेंड किया जाएगा, इफ एक्टिव डेवलपमेंट इज इंटरप्टेड, अगर एक्टिव डेवलपमेंट इज इंटरप्टेड फॉर एक्सटेंडेड पीरियड, मतलब अगर मेरा डेवलपमेंट, मेरा एसेट बनना फॉर सम रीजन रुक गया है, एसेट बनना रुक गया है। फॉर एग्जांपल मेरा एसेट यहां से स्टार्ट किया मैंने कंस्ट्रक्शन, यहां तक एसेट चल रहा है, पर यहां पे मेरा एसेट का कंस्ट्रक्शन का काम रुक गया है, तो मेरा इंटरेस्ट कैपिटलाइज नहीं होगा, तो इंटरेस्ट कैपिटलाइज नहीं होगा। अब यहां से मैंने स्टार्ट किया तो फिर से यहां से कैपिटलाइज हो जाएगा, तो ये जो बीच का पार्ट है, ये पार्ट, इस पीरियड में इंटरेस्ट कैपिटलाइज नहीं होगा, वो सस्पेंड हो जाएगा। राइट है। तो इन शॉर्ट अगर मेरा काम बंद है, अगर मेरा एक्टिव डेवलपमेंट ऑफ द एसेट बंद है, तो कैपिटलाइज नहीं होगा, तो कैपिटलाइज नहीं होगा। ओके, तो ये इंटरेस्ट कहां पे जाएगा, कैपिटलाइज नहीं होगा तो सिंपल पीएनएल। अगर कैपिटलाइज नहीं होगा तो कहां पे जाएगा, पीएनएल। दो ही तो रास्ता होता है, या तो कैपिटलाइज होगा इंटरेस्ट, या तो पीएनएल में जाएगा। तो कैपिटलाइज हो रहा है मतलब असेट में ऐड होगा, और कैपिटलाइज नहीं हो रहा है मतलब पीएनएल में ऐड होगा। तो मैंने क्या बताया, इफ एक्टिव डेवलपमेंट इज इंटरप्टेड, अगर काम रुका है तो हम वो कैपिटलाइज नहीं करते। पर देखो सोचो ना, ऐसे तो मेरा समझो डेवलपमेंट सैटरडे संडे बंद रहता है सपोज फॉर एग्जांपल, तो क्या 2 दिन का बीच बीच में हर वीक कैपिटलाइज नहीं होगा, ऐसा कुछ है तो नहीं। ये हम सस्पेंशन कब करेंगे, व्हेन एक्टिव डेवलपमेंट इज इंटरप्टेड फॉर एक्सटेंडेड पीरियड, माइंड यू, फॉर एक्सटेंडेड पीरियड, मतलब लंबे समय तक अगर बंद रहा तो। ऐसे तो संडे सैटरडे बीच में कोई हॉलीडे आ गया तो वहां पे बंद करना पड़ा काम एक दिन के लिए, तो क्या वो एक एक दो दो दिन का कैपिटलाइजेशन बंद होगा, तो नहीं, ऐसा नहीं होता है। कैपिटलाइजेशन बंद होता है इफ एक्टिव डेवलपमेंट इज इंटरप्टेड फॉर एक्सटेंडेड पीरियड, माइंड यू, ध्यान रखो, एक्सटेंडेड पीरियड मतलब लंबे समय तक। अब वो क्या है एक्सटेंडेड पीरियड, वो डिफाइन नहीं किया है, पर जनरली हम बोल सकते हैं कि 10% ऑफ द टोटल टाइम, मतलब अगर मुझे किसी प्रोजेक्ट बनने में 30 महीने लग रहे, 30 मंथ्स लगने वाला है, तो उसका 10% हम मान सकते हैं एक्सटेंडेड पीरियड, वो डिफाइन नहीं किया गया है। तो एक अंदाजन 3 मंथ्स, मतलब 3 मंथ्स या उससे ज्यादा अगर काम बंद है, तो हम
कैपिटलाइजेशन को सस्पेंड करेंगे, रोकेंगे वो टाइम के लिए, अदरवाइज नहीं। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। और नो सस्पेंशन इज नेसेसरी, नो सस्पेंशन इफ डिले इज नेसेसरी, एग्जांपल हाई वाटर लेवल, वाइन एक्सेट्रा। इसका मतलब क्या होता है, अगर अगर काम रोकना जरूरी है, काम रोकना इज अ पार्ट ऑफ प्रोसेस, या इट इज नेसेसरी। जैसे कि कंस्ट्रक्शन करते वक्त, जैसे मैंने जो एग्जांपल कराया था उसमें हम सीलिंग बना रहे थे, तो वाटर लेवल बढ़ने के वजह से काम रुक गया था फॉर सर्टन 1 मंथ या 10 डेज या 15 डेज, वॉट एवर, काम रुक गया था। तो क्या उस पीरियड में हम सस्पेंशन कर देंगे, कैपिटलाइज नहीं करेंगे? तो नो। तो स्टैंडर्ड में क्या लिखा गया, स्टैंडर्ड क्या बोलता है, स्टैंडर्ड बोलता है कि भाई देखो, सिंपल, नो सस्पेंशन इफ डिले इज नेसेसरी, एग्जांपल हाई वाटर लेवल, और उस एरिया में वाटर लेवल बढ़ना नॉर्मल है, तो काम वहां तक रोकना पड़ेगा जब तक पानी का लेवल नीचे नहीं हो जाता है। या वाइन बनने में कभी कभी क्या होता है, बहुत टाइम लेता है, हम बना देते हैं फिर उसे रोक रखना पड़ता है ताकि वो जितना ओल्ड हो वो उतना बेटर हो। तो उस पीरियड का इंटरेस्ट कैपिटलाइज नहीं होगा, क्योंकि इट इज अ पार्ट ऑफ प्रोडक्शन। आई होप समझ गया। तो हम सस्पेंड नहीं करेंगे इफ डिले इज नेसेसरी, इफ डिले इज नेसेसरी। लास्ट, सेसेशन, सेसेशन मतलब हम स्टॉप कब करेंगे कैपिटलाइज करना? सिंपल है, इफ सब्सटैंशियली ऑल द एक्टिविटीज आर कंप्लीट, जब मेरा काम हो जाएगा, जब मेरा काम पूरा हो जाएगा तो कैपिटलाइजेशन करना बंद हो जाता है। मतलब मेरा एसेट रेडी हो गया, रेडी फॉर यूज, तो हम कैपिटलाइज करना बंद कर देंगे। पर स्टैंडर्ड में क्या वर्ड यूज किया गया, इफ इट इज सब्सटैंशियली रेडी। सब्सटैंशियली मतलब ऑलमोस्ट रेडी हो जाता है। देखो ना, हम कब कभी हम जब घर बनाते हैं, हमारा हमारा घर कंस्ट्रक्ट करते हैं, हमारा ऑफिस कंस्ट्रक्ट करते हैं, रेनोवेशन करते हैं, तो रेडी हो जाता है, पर छोटा छोटा काम तो बहुत सारा रहता ही है। तो पर इट इज सब्सटैंशियल रेडी, तो कैपिटलाइजेशन वहां पे स्टॉप हो जाएगा। तो व्हेन इट इज सब्सटैंशियल रेडी, हम कैपिटलाइजेशन को स्टॉप कर देंगे। आई होप ये तीनों पॉइंट समझा होगा। अब एक लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आते हैं। लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट वो है ये, एक्सचेंज गेन। हम एक्सचेंज गेन पे आते हैं कि एक्सचेंज गेन का क्या करना है, एक्सचेंज गेन का क्या करना है। चलो, इससे मैं करंट एक सम ले लेता हूं। 5.115 पे ही है, 5 हाँ, ये सम वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन जो है यहां तक का क्वेश्चन है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। XYZ लिमिटेड हैज टेकन अ लोन ऑफ, ये एग्जाम पॉइंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे याद से सॉल्व करो। XYZ लिमिटेड हैज टेकन अ लोन ऑफ USD 10,000 on 1st April for a specific project at an interest rate of 5% per annum payable annually। हमने लोन कब लिया? 1st April को लोन लिया। मैं इसे इरेज कर देता हूँ थोड़ा सा। हाँ, अच्छा, मैंने लोन कब लिया है? हमने 1st April को लोन लिया है। लोन का अमाउंट $10,000, लोन का अमाउंट $10,000 फॉर अ स्पेसिफिक प्रोजेक्ट एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 5%, 5% रेट पे हमने लोन लिया है। ऑन 1st April द एक्सचेंज रेट बिटवीन द करेंसी वॉज 45, ये दिन पे करेंसी का रेट 45 था। द करस्पॉन्डिंग अमाउंट कुड हैव बीन बोरोड बाय XYZ इन लोकल करेंसी। मतलब अगर हमने लोकल करेंसी से लोन लिया होता तो उस पे हमें 11% इंटरेस्ट भरना पड़ता। तो इन दिस सिचुएशन बताओ कि हमें कितना इंटरेस्ट कैपिटलाइज करना है? फाइन। तो ये क्वेश्चन है, बस दैट्स इट। हमने $10,000 का लोन लिया है फॉर अ स्पेसिफिक प्रोजेक्ट, और उस पे 5% इंटरेस्ट रेट पे करना है। एक्सचेंज रेट 45 था, और एक्सचेंज रेट ऑन 31st मार्च, ये मिस कर दिया मैंने, एक्सचेंज रेट ऑन 31st मार्च, एंड में एक्सचेंज रेट है 48। एंड में हमारा एक्सचेंज रेट हो गया है 48। लास्ट डे पे एक्सचेंज रेट 48 है, फर्स्ट डे पे रेट 45 था। ओके, एंड फाइंड द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट टू बी कैपिटलाइज, हमें कितना इंटरेस्ट कैपिटलाइज करना है वो हमें देखना है। तो चलो करते हैं। तो सबसे पहले देखो, इसमें हाउ टू प्रोसीड, हम क्या करेंगे। हाँ, सेकंड, यस। हाँ, तो ये क्वेश्चन ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, देखो, इसमें कैपिटलाइजेशन का थोड़ा सा एक स्पेशल पार्ट है, एक्सचेंज गेन। एक्सचेंज गेन लॉस वो हमें देखना है कि क्या करना है, एक्सचेंज गेन लॉस को उसका क्या करना है वो हमें देखना है। तो देखो, मैंने लोन लिया है 10,000, तो सबसे पहले तो मेरा एक्चुअल इंटरेस्ट क्या होगा? इट्स प्रीटी सिंपल। लोन जो है वो मेरा फॉरेन करेंसी में है, तो मेरा जो लेंडर होगा वो मेरे से डॉलर ही मांगेगा ना। तो 10,000 पे 5%, दैट कम्स टू 500। 10,000 पे 5%, दैट कम्स टू 500। मुझे $500 उसे पे करना है। ओके, 10,000 पे 5%, $500 पे करना है।
अब मुझे एक बात बताओ, ये इंटरेस्ट मैं कब पे करूंगा? 1 अप्रैल स्टार्ट ऑफ द ईयर की 31 मार्च एंड ऑफ द ईयर? ऑब्वियसली एंड ऑफ द ईयर। आज लोन लिया, आज थोड़ी इंटरेस्ट देंगे, इंटरेस्ट तो हम एंड में देते हैं। तो 48 से मल्टीप्लाई होगा इंटू 48, सो दैट इज 24,000। तो ये तो हमारा इंटरेस्ट है, जो हम कैपिटलाइज भी करेंगे क्योंकि हमने प्रोजेक्ट के लिए लिया है। और अश्यूमिंग की प्रोजेक्ट इज अ क्वालिफाइंग एसेट, वो ज्यादा टाइम सब्सटैंशियल पीरियड लेगा कंस्ट्रक्ट करने के लिए, तो उस पर इंटरेस्ट जो हम कैपिटलाइज करेंगे। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, अब इसमें एक एक स्पेशल पॉइंट आता है, हम वो समझ लेते हैं। एक स्पेशल पॉइंट है वो हम समझ लेते हैं। सबसे पहले मैंने, अगर ये लोन इंडिया से लिया होता तो उस पर कितना इंटरेस्ट होता, एक बार वो देखें जरा। इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम इंडिया, मतलब अगर मैंने ये लोन अगर इंडिया से लिया होता तो उस पर मेरा इंटरेस्ट कितना आता। तो क्वेश्चन में लिखा है कि भाई अगर तुमने लोकल करेंसी में लिया होता तो 11% इंटरेस्ट रेट होता। तो लोन कितना होता? फर्स्ट ऑफ ऑल, लोन $10,000 का लोन है। कब लिया था? स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में लिया ना। तो हमने, अगर इंडिया से लिया होता तो हमने 4,50,000 का लोन लिया होता, क्योंकि लोन स्टार्टिंग में लिया है, मतलब मुझे पैसे की जरूरत स्टार्टिंग में। तो स्टार्टिंग में लिया होता ना, तो 45 into 10,000, मतलब मुझे 4,50,000 का अमाउंट की जरूरत थी। अब 4,50,000 का लोन अगर मैं इंडिया से लेता तो मुझे 11% इंटरेस्ट भरना पड़ता। तो 4,50,000 पे 11% आता है 49,500। तो उस पे इंटरेस्ट कितना जाता मेरा? 49,500। दैट मीन्स अगर इंडिया से लोन लेता स्टार्टिंग में तो मुझे 49,500 का इंटरेस्ट देना पड़ता। लेकिन डॉलर लोन पे कितना इंटरेस्ट जा रहा है मेरा? 24,000। डॉलर लोन पे 24,000 इंटरेस्ट जा रहा है। तो इसका मतलब 25,500 रुपीज का सेविंग्स हो गया है। दैट मीन्स 25,500 का सेविंग्स है। करेक्ट बोल रहा हूं? इंडिया से लोन लिया होता तो 49,500 इंटरेस्ट देना पड़ता, पर फॉरेन से लोन लिया है तो मुझे खाली 24,000 रुपीज ही देना पड़ रहा है। दैट मीन्स मेरा 25,500 का सेविंग्स है, कम इंटरेस्ट भरना पड़ रहा है, ज्यादा इंटरेस्ट नहीं देना पड़ रहा है। तो इट इज गुड, सेविंग्स हो रहा है। अब स्टैंडर्ड क्या बोलता है? तो क्या, तो इसका मतलब क्या फॉरेन से लोन लेना इज गुड, इट इज प्रेफरेबल? क्या फॉरेन से लोन लेने में फायदा हो रहा है? नहीं हो रहा है। देखो, डोंट फॉरगेट, हम जब फॉरेन से लोन लेते हैं हम जब फॉरेन से लोन लेते हैं तो हमारा जो लाइबिलिटी होता है वो डॉलर्स में है। लाइबिलिटी डॉलर्स में है, तो उस पे एक्सचेंज फ्लक्चुएशन भी तो आएगा। AS11 में हमने पढ़ा है एक्सचेंज फ्लक्चुएशन। उस पे एक्सचेंज फ्लक्चुएशन भी आएगा। कितना एक्सचेंज फ्लक्चुएशन होगा? रेट क्या था? 45 स्टार्टिंग ऑफ द ईयर, एंड में रेट क्या हो गया? 48। डॉलर का अमाउंट क्या है? 10,000। मतलब जो 10,000 मुझे स्टार्टिंग में मैंने लोन लिया था 45 रुपीज में। दैट मीन्स 4,50,000 का लोन लिया था, पर ईयर एंड में अब वो 48 हो गया एक्सचेंज रेट। दैट मीन्स अगर मैं 31 मार्च को फॉरेन पार्टी को बोलूं भाई मैं तेरा लोन रीपे कर रहा हूं, तो मुझे कितना रीपे करना पड़ेगा? मुझे उसको तो 10,000 प्रिंसिपल देना है, इंटरेस्ट भी देना है, वो अलग है, पर प्रिंसिपल 10,000 है। पर वो 10,000 पे करना है तो मुझे मार्केट से 48 रुपीज में डॉलर खरीदना पड़ेगा। तो मुझे 4,80,000 भरना पड़ेगा, 3 रुपया ज्यादा देना पड़ेगा पर डॉलर। तो दैट मीन्स मुझे 30,000 रुपीज का लॉस हो गया एक्सचेंज फ्लक्चुएशन। तो इसको भी तो कंसिडर करना पड़ेगा। तो हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या बोलता है कि देखो भाई, तुमने फॉरेन से लोन लिया, इंटरेस्ट कम भरने आए, वेरी गुड, 25,500। लेकिन लेकिन 30,000 रुपए का लेकिन 30,000 रुपए का मुझे एक्सचेंज फ्लक्चुएशन भी तो आया है। 30,000 रुपए का एक्सचेंज फ्लक्चुएशन भी तो आया है मुझे। वो भी तो मेरा खर्चा ही हो गया, लॉस हो गया। तो क्या, अच्छा, एज पर AS11 एक्सचेंज फ्लक्चुएशन कहां पे जाता है? वो हमने AS11 के वीडियो में मैंने डिस्कस किया है। जनरल रूल PNL, फिर उसमें हम पैरा 46A फॉलो करेंगे और वो सब डिफरेंट बात है, पर जनरल रूल PNL होता है। करेक्ट, जनरल रूल PNL होता है। पर अब AS16 क्या बोलता है? भाई देखो, तुमने ये जो लोन लिया है फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ एसेट, उस लोन में क्योंकि ये फॉरेन का लोन है तो मेरा एक्सचेंज फ्लक्चुएशन हो गया, मेरा प्रिंसिपल बढ़ गया। कितने से? 30,000 से। प्रिंसिपल 30,000 से बढ़ गया। तो ये क्या PNL में जाएगा एज पर AS11? तो नहीं, ये PNL में नहीं जाएगा। टू द एक्सटेंट ऑफ सेविंग्स, देखो, टू द एक्सटेंट ऑफ सेविंग्स, जो मेरा सेविंग्स हुआ था ना,
जो मेरा सेविंग्स हुआ था 25,500, टू द एक्सटेंट ऑफ सेविंग्स ये कैपिटलाइज होगा, इसे इंटरेस्ट माना जाएगा। टू द एक्सटेंट ऑफ सेविंग्स इसे बोरोइंग कॉस्ट माना जाएगा और ये कैपिटलाइज होगा। क्यों? क्योंकि हमने प्रोजेक्ट के लिए लिया है। आई होप ये ओके। सेविंग्स कहां से आया? यहां से। तो जितना सेविंग्स हुआ था, हम जो खुश हो रहे थे कि भाई मेरा तो सेविंग्स है, मैंने फॉरेन से लोन लिया है तो मुझे खाली 24,000 रुपीज देना पड़ रहा है इंटरेस्ट, जबकि इंडिया से लोन लिया होता तो 49,500 देना पड़ता। तो सॉरी, तो मुझे 25,500 कम इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, मेरा सेविंग्स हुआ है। क्या वो जेन्युइनली सेविंग्स है? नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो ना, तुम्हारा प्रिंसिपल पे 30,000 का लॉस हो रहा है, प्रिंसिपल मेरा बढ़ गया ड्यू टू एक्सचेंज फ्लक्चुएशन। तो स्टैंडर्ड बोलता है देखो भाई, जो हम सेविंग सोच रहे थे ना, वो सेविंग्स नहीं हुआ है, वो तो तुम्हें एक्सचेंज फ्लक्चुएशन के फॉर्म में पे ही करना पड़ रहा है ना। तो टू द एक्सटेंट ऑफ सेविंग्स, ये जो एक्सचेंज फ्लक्चुएशन है, टू द एक्सटेंट ऑफ सेविंग्स, हम उसे इंटरेस्ट ही मानेंगे, हम उसे बोरिंग कॉस्ट मानेंगे टू द एक्सटेंट ऑफ सेविंग्स। और जो एक्स्ट्रा लॉस हो रहा है, दैट इज योर एक्सचेंज फ्लक्चुएशन, वो हमारा एक्सचेंज फ्लक्चुएशन है, और वो जाएगा एज पर AS11 PNL में जाएगा। आई होप दिस इज ओके। इन शॉर्ट, हमने इसमें क्या पढ़ा? ये जो इंटरेस्ट है वो तो कैपिटलाइज होगा ही। कौन से इंटरेस्ट कैपिटलाइज होंगे? ये तो कैपिटलाइज होगा ही। और हम जो सेविंग्स बोल रहे थे वो भी कैपिटलाइज हो जाएगा, वो भी कैपिटलाइज हो जाएगा। और ओके, इन शॉर्ट, एक्सचेंज फ्लक्चुएशन का एक हिस्सा जो हम सेविंग्स ऑफ इंटरेस्ट बोल रहे थे वो कैपिटलाइज हो जाएगा, और बचा हुआ अगर और लॉस हुआ है इसके ऊपर तो वो जाएगा PNL में, वो जाएगा PNL में। आई होप ये पार्ट सबको समझ गया होगा। ये इंपॉर्टेंट सम है। तो टोटल इंटरेस्ट कितना कैपिटलाइज होगा? जो मैंने कलर से सर्कल किया है ये कैपिटलाइज होगा, एंड ये भी कैपिटलाइज होगा। ओके, फाइन। अब ये खाली चार्ट फॉर्म में देख लें एक बार। तो अगर हम लोन लेते हैं एसेट के कंस्ट्रक्शन के लिए फॉरेन से, और उसमें अगर गेन होता है तो गेन होता है तो कोई इशू नहीं है, PNL, सीधा PNL, कुछ सोचना नहीं है। गेन है तो PNL, मतलब मेरा एक्सचेंज रेट कम हो गया तो गेन सीधा PNL में जाएगा। लेकिन अगर लॉस हो गया है तो अब मैंने क्या बताया? टू द एक्सटेंट ऑफ सेविंग्स, टू द एक्सटेंट ऑफ सेविंग्स वो कहां पे जाएगा? वो बोरिंग कॉस्ट माना जाएगा और वो कैपिटलाइज होगा टू द एक्सटेंट ऑफ सेविंग्स। जैसे कि, तो लोअर ऑफ एक्चुअल लॉस एंड सेविंग्स, लोअर ऑफ एक्चुअल लॉस एंड सेविंग्स। तो मेरे सब में एक्चुअल लॉस क्या था? 30,000। मेरे सब में एक्चुअल लॉस क्या था? 30,000। एक्चुअल लॉस मतलब एक्चुअल एक्सचेंज फ्लक्चुएशन। और सेविंग्स क्या था? 25,500। तो इन दोनों में से जो लोअर है वो बोरिंग कॉस्ट बनेगा, वो बोरिंग कॉस्ट बनेगा। और अगर जो बैलेंस बचेगा, तो मेरे एग्जांपल में वो 4,500 था, वो जाएगा PNL एज पर AS11। और ये हो गया करंट ईयर का स्टोरी। एज सच इतना ही रेलेवेंट है। ये नेक्स्ट पॉइंट जो मैंने बॉक्स में डाला पूछा नहीं जाता है नॉर्मली, पर इसका समझ लेते हैं। तो इस साल मुझे लॉस हुआ था तो मैंने कैपिटलाइज कर दिया 25,500। करेक्ट, ये अमाउंट मैंने कैपिटलाइज कर दिया था, उसको हमने बोरिंग कॉस्ट माना। तो अगर नेक्स्ट ईयर देखो, इफ नेक्स्ट ईयर देर इज गेन, अगर नेक्स्ट ईयर एक्सचेंज फ्लक्चुएशन में गेन हो गया, मतलब मेरा रेट गिर गया, एक्सचेंज फ्लक्चुएशन में गेन हो गया, मेरा रेट गिर गया, तो देन रिड्यूस बोरिंग कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट ईयर टू द एक्सटेंट लॉस वाज ट्रीटेड एज बोरिंग कॉस्ट। मतलब देखो, ईयर वन में क्या हुआ है? ईयर वन में मैंने 25,500 बोरिंग लॉस को मैंने कैपिटलाइज किया, मैंने बोरिंग कॉस्ट माना है। सपोज अगर सेकेंड ईयर में, सपोज सेकेंड ईयर में अगर गेन हो गया है, गेन कितना गेन हुआ? 20,000। सपोज मुझे गेन हो गया है 20,000, तो हम क्या करेंगे? हमारा सब, और सपोज नेक्स्ट ईयर में एक अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पे कर रहा हूं, तो ये जो गेन हुआ है वो हम इस इंटरेस्ट में से माइनस कर देंगे और नेट इंटरेस्ट ही हम कैपिटलाइज करेंगे। और अगर सपोज अगर मेरा गेन, सपोज मेरा गेन जो है वो 30,000 का है, सपोज गेन 30,000 है, तो नेक्स्ट ईयर हम जो इंटरेस्ट पे करेंगे उसमें से गेन को माइनस करेंगे, लेकिन 30,000 नहीं, 25,500 का गेन। क्यों? क्योंकि उतना ही तो हमने कैपिटलाइज किया था लास्ट ईयर। तो टू द एक्सटेंट ऑफ जितना हमने लास्ट ईयर कैपिटलाइज किया था उतना हम रिवर्स कर देंगे। ओके, फाइन। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आई फील, ये जो सेकंड ईयर वाला मैंने बताया, फिर भी मैंने अवेयरनेस के लिए बता दिया। दैट्स इट। आई होप वी आर ओके विद द स्टैंडर्ड। फाइन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखे थे। फर्स्ट पॉइंट, जस्ट टू रिकैप, फर्स्ट पॉइंट था बोरिंग कॉस्ट की। बोरिंग कॉस्ट में क्या क्या आता है? इवन एक्सचेंज डिफरेंस भी बोरिंग कॉस्ट होता है, ध्यान रखना। जो मैंने बताया अभी, टू द एक्सटेंट ऑफ 25,500 मेरे एग्जाम्पल में, उतना एक्सचेंज डिफरेंस बोरिंग कॉस्ट है। फिर क्वालिफाइंग एसेट का डिस्टर्ब वो, फिर थर्ड पॉइंट बोरिंग कॉस्ट क्या होता है, क्वालिफाइंग एसेट क्या होता है, और नेक्स्ट पॉइंट में क्वालिफाइंग एसेट का डेफिनेशन। ये एक्सचेंज गेन का, फॉरेन से लोन लेंगे तो उस पे जो इंटरेस्ट आएगा
आई एम सॉरी, उस पे जो एक्सचेंज गेन होगा या लॉस होगा उसका क्या करना है, उसका डिस्कशन था। बोरिंग दो टाइप का, जनरल बोरिंग एंड स्पेसिफिक बोरिंग। जनरल बोरिंग में हमें वेटेड एवरेज रेट निकालना होता है, और स्पेसिफिक बोरिंग में हमने डिस्कस किया था कि जो भी इनकम होगा वो हमें बोरिंग कॉस्ट से लेस करके फिर कैपिटलाइज करना होता है। और ये तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट की कैपिटलाइजेशन कब कमेंस होगा, कब सस्पेंड होगा और कब सीज होगा, इसमें कमेंसमेंट वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम में छोटा सा सम पूछ सकते हैं। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस। और ये स्टैंडर्ड में बंद करता हूँ, ये वीडियो बंद करता हूँ। ओके, यू ऑल रिवाइज प्रैक्टिस दिस थिंग। चलो बाय।